हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हमने हर एग्ज़ाम के लिए जिसके अंदर करंट अफेयर पूछे जाते हैं और जीके जैसे क्वेश्चन बनते हैं, उस सब एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर मैं आपको दोबारा बता दूं कि कई बार क्या होता है कि कुछ नए बच्चे आते हैं। इसके अंदर मैं आपके साथ पहले 2020 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके हर वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि हर वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसएससी रेलवे ने जो अपने पिछले पेपरों में 2016, 17, 18, 19 जो हाल ही में पेपर हो रहे हैं, वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कौन कौन से एग्जैक्ट क्वेश्चन उसने पूछे, और वही सेम ऑप्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितने लेवल की है। इसको आप मॉक टेस्ट समझ के चलो। ठीक है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसके अंदर 40 प्रश्न होते हैं। 20-25 प्रश्न आपके करंट अफेयर के और 15 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के होते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं इसके अंदर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने और हर क्वेश्चन को आपको पता है 10 से 15 सेकंड मिलेंगे। फटाफट सबने आंसर देने हैं। इनमें से भारत का कौन सा राज्य है मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। इनमें से ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर चैट बॉक्स में दें। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसे करने वाला महाराष्ट्र राज्य बनना है। फाइन, जिसका फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। एज अ महाराष्ट्र डे भी 1 मई को मनाया जाता है। जिसकी कैपिटल है मुंबई। अगर विंटर कैपिटल पूछे तो नागपुर को टिक करोगे, वैसे आपने मुंबई को टिक करना है। अगर स्पेसिफिक पेपर यानी क्वेश्चन में विंटर पूछा जाए तभी आप नागपुर को करोगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी लार्जेस्ट सिटी है मुंबई और यहाँ पे कुल जिले हैं 36। फाइन, यहाँ पे गवर्नर यानी राज्यपाल है भगत सिंह जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, और यहाँ पे डिप्टी सीएम भी जरूर याद रख लो, क्योंकि आपको पता है अभी वहाँ पे ये ज़्यादा हाल ही में न्यूज़ में है। ठीक है, पॉलिटिकल मैटर हम डिस्कस नहीं करते, न्यूज़ में है तो क्वेश्चन बन सकता है। वो है मिनिस्टर अजीत पवार, ये एनसीपी पार्टी के हैं। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान मंडल भी है। यहाँ की विधानसभा में 288 सीट्स हैं और यहाँ की विधानमंडल में 78। ठीक है, विधानसभा में 288, विधानमंडल में 78। यहाँ से राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने। हाल ही में यूएसएआईडी ने भारत की किस नई परियोजना के लिए $3 मिलियन प्रदान किए? इसके अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ऐसा क्वेश्चन और किसने प्रदान किए हैं, यूएसएआईडी ने, और कितने मिलियन डॉलर प्रदान किए, वो है $3 मिलियन। क्योंकि आजकल अमाउंट से भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, लास्ट, पहल या शुरुआत। ऐसा हाल ही में यूएसएआईडी ने भारत की किस नई परियोजना के लिए $3 मिलियन प्रदान किए हैं? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में दें। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहल। ठीक है, और पहल की फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एसेस एंड लॉन्गेविटी। फाइन, अगर फुल फॉर्म बने तब भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिंग ऑफ दी पैसिफिक की मेज़बानी कौन से देश ने की है? फ्रांस ने की है, अमेरिका ने, चीन ने या भारत ने? रिंग ऑफ दी पैसिफिक की मेज़बानी जो दुनिया के सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास हुआ 2020 में, उसकी मेज़बानी किस देश ने की है? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दे। आप कोशिश तो करा करो आंसर देने के लिए, या आप यहाँ गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, पर पेपर में किसी ने गलत नहीं करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 के शीर्ष वैश्विक नेताओं की सूची में किस भारतीय को स्थान मिला है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। मेडिसिन से रिलेटेड है तो कोई ना कोई डॉक्टर जरूर होगा। किरण मजूमदार शाह को, डॉक्टर असीमा शर्मा या डॉक्टर अमित वर्मा।
निम्न में से मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 के शीर्ष वैश्विक नेताओं की सूची में किस भारतीय को स्थान मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण मजूमदार शाह को। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बिना हाथों के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन सी बनी है? ठीक है, देखो भगवान ने तो हमें हाथ भी दे रखे हैं, फिर भी हम कहीं क्या होता है कुछ बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाते। ठीक है, ये देखो इससे आपको मोटिवेट होना चाहिए कि उसके हाथ भी नहीं है फिर भी उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। हमारे पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं पढ़ने की, हम तब भी नहीं पढ़ते। क्या हमसे पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, पेपर क्रैक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बस आप कंसंट्रेशन बना के रखिए, अपने पेपर में फोकस रखिए, 6 महीने मन लगा के पढ़िए, आपका कोई ना कोई पेपर जरूर क्लियर होगा। इससे देखो बिना हाथों के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। क्या हमारे पास हर फैसिलिटी होने के बाद हमारा माइंड इतना अच्छा है, हम यूट्यूब से अच्छी अच्छी वीडियो पढ़ सकते हैं, हमारे पास इतना मटेरियल है कि हम एक पेपर गवर्नमेंट जॉब का पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते तो हम जरूर कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, जिलोमोल मैरियट, मनीषा शर्मा, योगिता रहेजा या विनीता मेहता। ऐसी कौन सी पहली महिला बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जिलोमत मेहता। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसको तो आप कहीं ऐसी जगह पर नोट कर लो जिसको आप सुबह शाम इसको पढ़ सको। अगर आप अगले साल भी कोई ना कोई पेपर दोगे उसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किस मोबाइल फ़ोन कंपनी ने माउंट एवरेस्ट के रास्ते में 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G टावर स्थापित किया है? देखो जो माउंट एवरेस्ट के रास्ते पे 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G टावर स्थापित किया है, सैमसंग ने, वोडाफोन आइडिया ने, यूआई ने या एयरटेल ने। ऐसा कौन सी कंपनी ने किया दोस्तों? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस कंपनी ने माउंट एवरेस्ट के रास्ते में 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G टावर स्थापित किया। ये कंपनी फाउंड हुई थी 15 सितंबर 1987 को, जिसके फाउंडर हैं रैन जी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर चाइना में है और इसके साथ साथ इसके फाउंडर और सीईओ दोनों रैन है और इसके चेयरमैन है लियांग हुंगा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सीएफओ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाउंडर और ये सीईओ आपने याद रख लें। रैन ही आप नाम याद रख लो, पेपर में ऑप्शन देखते ही आप टिक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7th। हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की है? वर्चुअल ग्लोबल एक वैक्सीन समिट हुई थी 2020 में और इसकी मेज़बानी निम्न में से किस देश के द्वारा की गई है? अमेरिका के द्वारा, भारत के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा या रूस के द्वारा? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो, मुझे आशा है कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर करो। किस राज्य में 110 साल बाद कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को राज्य गीत की मान्यता दी गई है? ठीक है, वंदे उत्कल जननी संगीत गान किसके द्वारा लिखा यानी किसके द्वारा रचित था? तो वो लक्ष्मीकांत महापात्र जी के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बना और ये 110 साल पुराना है तो ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये किसके द्वारा रचित है ये आपको पता चल गया और ये किस राज्य को द्वारा ये गान को राज्य गीत की मान्यता दी गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरल? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, और उड़ीसा राज्य का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, जिसको हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है भुवनेश्वर। यहाँ पे कुल जिले हैं 30 और यहाँ पे गवर्नर है गणेशी लाल जी। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी और ये बीजेडी पार्टी के हैं। आपका होमवर्क, ये कितनी बार उड़ीसा राज्य के सीएम बन चुके हैं? 4, 5, 6 या 9, 10? ठीक है, सारे बच्चे मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। और यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, इनकी विधानसभा में 147 सीट्स हैं, यहाँ की लोकसभा में 21 और यहाँ से राज्यसभा में 10 सीट्स हैं। ठीक है, और उड़ीसा हाई कोर्ट का खुद का हाई कोर्ट है। जब मैंने आपको हाई कोर्ट करवाया था उसके अंदर मैंने उड़ीसा हाई कोर्ट नहीं करवाया था क्योंकि उड़ीसा राज्य का खुद का हाई कोर्ट ही है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में निम्न में से किस देश ने मानव रहित पनडुब्बी को दुनिया के सबसे गहरे बिंदु mariana ट्रेंच के नीचे
10,1907 मीटर तक पहुंचाया है। ठीक है, दुनिया के सबसे गहरा बिंदु मरीना ट्रेंच है, सबको पता है। और हाल ही में निम्न में से किस देश ने मानव रहित पनडुब्बी को इस दुनिया का जो सबसे गहरा बिंदु है उसके नीचे 10,907 मीटर तक पहुंचाया है? चीन के द्वारा किया गया ऐसा, अमेरिका, फ्रांस या भारत? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बच्चे फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चीन के द्वारा। ठीक है, ऐसा चीन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मरीना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुनीता विलियम, कैथी सुलीविन, मैरी मॉनसन या टिन ब्रिलियम? ठीक है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु मरीना ट्रेंच। देखो दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैथी सुलीवन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय सुरक्षा बल ने कोरोना वायरस योद्धाओं के सम्मान में रख हौसला हिम्मत न हार गीत लॉन्च किया है? आपने मुझे ये बताना है कि निम्न में से किसके द्वारा रख हौसला हिम्मत न हार गीत लॉन्च किया है? ठीक है, आपको पता है दोबारा कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो सब ने अपनी सेफ्टी रखनी है और रख हौसला हिम्मत न हार, यानी हिम्मत किसी ने नहीं हारनी है। ITBP के द्वारा, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ITBP, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और जिसको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कहा जाता है। और जो ये बॉर्डर पुलिस है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, ये मेनली चाइना के बॉर्डर, यानी जो चाइना और भारत की सीमा लगती है, ये वहीं पे इसकी ड्यूटी यानी इसकी तैनाती होती है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया में से है, जो बनी थी 24 अक्टूबर 1962 को अंडर द CRPF एक्ट इन द वेक ऑफ द साइनो इंडियन वार ऑफ 1962। ठीक है, आपको 1962 अक्साई चीन का पता है, तभी ये बनाई गई थी। फाइन। और जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और कौन से मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, यानी किस मिनिस्टर के अंतर्गत ये है? तो वो हमारे अमित शाह जी, जो यूनियन होम मिनिस्टर है, यानी जिनके पास गृह मंत्रालय है। ठीक है, और इसके अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP पूछा जाए तो वह SS देशवाल जी, क्योंकि पेपर में ना DG से ही क्वेश्चन बनता है, ये मिनिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं बनता। अगर बने तो मैंने फिर भी आपको बता दिए, लेकिन आपने DG तो जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति स्काइजोथोरैक्स, देखो बिल्कुल अजीब नाम है, नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो पूछा जाएगा पर नाम नहीं पूछा जाएगा। पेपर में ये क्वेश्चन बनेगा या ये बनेगा, आपको स्काइजोथोरैक्स दी जाएगा, ये निम्न में से किस जानवर की प्रजाति है? तो ये मछली की है। अब स्काइजोथोरैक्स या देख लेना, आपको ध्यान आ जाएगा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश, ये हाल ही में भारत के किस राज्य में मछली की नई प्रजाति पाई गई है? तो ये पाई गई है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिका के डेलावेयर में हनुमान जी की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? डेलावेयर कहाँ पे है? अमेरिका में। और वहाँ पे किस भगवान की इतनी ऊंची फीट प्रतिमा स्थापित की गई है? तो वो हनुमान जी की। और ये कितनी फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? 25 फीट, 10 फीट, 15 फीट या 20 फीट? कितनी फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 25 फीट। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। मैं भी आपको वैसे जनरली बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसने मुस्लिम देश में पहली श्री कृष्ण हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? यानी इनमें से किस मुस्लिम देश में पहली श्री कृष्ण हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे। अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, पाकिस्तान में या इनमें से कोई नहीं? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो, आपका टाइम शुरू हो चुका है। सब बच्चों ने इसका आंसर देना, फटाफट फटाफट दो, फटाफट।
कोई बच्चा भी चैट बॉक्स में चैट नहीं करेगा, सबने आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान देश में पहला श्री कृष्ण हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में निम्न में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने नैविक जीपीएस उपग्रह के लिए भारतीय रिसीवर ध्रुव चिप विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने या आईआईटी सूरत ने? हाल ही में किस आईआईटी ने नैविक जीपीएस तो आपको पता है अमेरिका का हो गया, और भारत का कौन सा है ये सारे बच्चे मुझे बताएंगे, उपग्रह के लिए भारतीय रिसीवर ध्रुव चिप विकसित किया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस देश ने बीईडीयू नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है? यानी जो बीईडीयू है ये किस देश की नेविगेशन सैटेलाइट है? क्वेश्चन नहीं बना, पेपर के लेवल को टफ करने के लिए बीईडीयू क्या है? ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। भारत, चीन, अमेरिका या रूस? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर चैट बॉक्स में दे, मैं मात्र आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ। फटाफट सबने आंसर देना है। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं। इनमें से किस देश ने बीईडीयू नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? भारत ने किया है, चीन ने, अमेरिका ने या रूस ने? ऐसा किस देश ने किया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने। ठीक है, और अब चाइना को ऑफिशियली किस नाम से पुकारा जाता है? हम मेनली सारे देश चाइना कहते हैं, लेकिन इसको ऑफिशियली कहा जाता है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। ठीक है, और ये ईस्ट एशिया कंट्री है, और आपको पता है मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। ठीक है, सबसे पहले चाइना, उसके बाद इंडिया। ठीक है, पॉपुलेशन में चाइना नंबर 1 पे है, भारत दूसरे नंबर पर है। इसकी कैपिटल है बीजिंग, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है संघाई। ठीक है, और आपका क्वेश्चन बनेगा यहीं से। क्वेश्चन देखो, संघाई का नाम आ गया तो सारे बताओ। SCO सबको पता होगा, मैं इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके सामने मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सारे बच्चे बताएंगे। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, संघाई नाम आ गया तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तो हो गया संघाई में ही है, सेकंड हो गया बीजिंग में है, ठीक है, थर्ड हो जाएगा थर्ड कजाकिस्तान में या भारत में। ठीक है, ये कजाकिस्तान नाम आ गया, भारत यानी इंडिया में। संघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दें। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजिंग में। ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है, इसलिए पेपर में पूछा जाता है। बच्चे संघाई देखते टिक कर देते हैं, इसलिए आपने याद रख लेना है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। फाइन। और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से SCO के, यानी कौन कौन से देश SCO के मेंबर हैं? पहला रसिया, सेकंड चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, नाम तो देखो याद करने होंगे, याद हो जाए ठीक है ना तो बता देना, मैं आपसे ट्रिक डिस्कस करने को तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि ट्रिक मैंने आपके लिए बना रखी है और बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। फाइन। और देखो एक है सार्क ऑर्गेनाइजेशन, SAARC। चलो अब डिस्कस करें तो डिस्कस कर ही लेते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर आप नोट करें तो जरूर नोट कर लेना। ये फॉर्म हुई थी 1985 में, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, ये सारी बातें आपने याद रख लेनी है। और इसके कौन कौन से देश सदस्य हैं सार्क के? बांग्लादेश है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया यानी हमारा भारत, मालदीव्स, नेपाल, भूटान या अफगानिस्तान। वैसे अगर आप ये देश मैप के जरिए याद करोगे तो बहुत जल्दी आसानी से आपको और भी याद हो जाएंगे, ना तो इसकी ट्रिक है, आपको वो याद करनी होगी। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण है, आप याद रख लेना। और इसके यहाँ के प्रेसिडेंट आपको पता है चाइना के कौन है, वो है शी जिनपिंग जी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 में
किन राज्यों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है? सारे बच्चे बताओ कि वार्षिक रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किन राज्यों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है? गुजरात का, त्रिपुरा, नागालैंड या सभी? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा दो ऑप्शन डी दोस्तों, सभी। गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड, इन तीनों का। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष निगम एनर्जिया कंपनी ने वर्ष 2023 तक पर्यटकों को स्पेस वॉक कराने की घोषणा की है? यानी इनमें से ऐसी कौन सी देश की अंतरिक्ष निगम कंपनी है जिसने कहा है कि 2023 पर्यटकों तक, यानी 2023 तक लोगों को वो स्पेस वॉक कराने की उसने घोषणा की है। यानी जैसे आप कहीं जगह जगह घूमने जाते हो विदेशों में, तो वो आपको स्पेस में घुमाने के लिए ले जाएंगे। अमेरिका, फ्रांस, रूस या इनमें से कोई नहीं। कब तक किया? ये 2023 तक किया। सबसे पहले तो आपने ये याद रख लेना। और ऐसा हाल ही में किस देश की निगम एनर्जिया कंपनी ने किया है? तो वो है रूस देश की। फाइन। जिसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है मॉस्को, जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज है रशियन। ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट तो सबको पता होगा, व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है मिखेल जी। नहीं याद रख लेना, प्रेसिडेंट जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से विश्व की टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा है? जापान, फ्रांस, रूस या अमेरिका? निम्न में से विश्व की टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ऐसा कौन सा देश है निम्न में से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन पर आ गया। 25 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ करंट अफेयर के, और 25-20 आ गया। सारे बच्चे मुझे आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य की सैफरॉन केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया? आपको पता है जीआई टैग से भी क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सैफरॉन केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरला या पुडुचेरी? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से हाल ही में किसने ई बुक प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया इसका विमोचन, डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल या अमित शाह जी? इंडिया रीडिस्कवर्ड किसके द्वारा लिखी गई है? ई बुक है प्रोफेसर बी लाल जी। और ये इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय संस्कृति मंत्री। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है, आंध्र प्रदेश ने, हरियाणा ने या पंजाब ने? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान किया था, बन सकता है। और पश्चिम बंगाल राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। एक और इंस्टीट्यूट बना था 26 जनवरी 1950 को। सॉरी, कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं, फटाफट बताओ कौन सा इंस्टीट्यूट बना था। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे भारत के लिए, कोई न्यायालय से रिलेटेड है। लो ऑप्शन मैंने आपको हिंट भी दे दिया। इसकी कैपिटल कोलकाता, लार्जेस्ट सिटी भी कोलकाता। यहाँ पे कुल जिले यानी डिस्ट्रिक्ट है 23। यहाँ पे गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी, और यहाँ पे आपको पता है चीफ मिनिस्टर अभी ममता बनर्जी हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद देखो कौन बनेंगे तो हम फिर याद रखेंगे। अभी आप ममता बनर्जी याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ लेजिस्लेचर यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इनकी विधानसभा में 294 सीट्स हैं, ये जरूर याद रख लेना। और लोकसभा और राज्यसभा की दोनों सीटें भी जरूर याद रख लेना, 42, राज्यसभा 16 सीट्स। ठीक है, इलेक्शन हो रहा है तो जरूर बनेगा। और यहाँ पे कोलकाता हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में 2 से 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ, अब तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी हो तो कमेंट बॉक्स में एग्जैक्ट बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच विक्रेता कंपनी बनी है? सैमसंग कंपनी है, फास्ट ट्रैक कंपनी, एप्पल या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी
सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच विक्रेता कंपनी बनी है? ये कौन सी कंपनी बनी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैमसंग कंपनी। फाइन। और सैमसंग कंपनी फाउंड हुई थी 1 मार्च 1938 को, जिसके फाउंडर हैं ली ब्यूंग चुल, जिसका हेडक्वार्टर है सियोल साउथ कोरिया में, और इसके की पीपल हैं ली जे योंग। फाइन। लीली आ रहा है तो आप खाली लीली याद में रख लेना, दोनों को अलग अलग याद करना होगा। आप इसके अंदर फाउंडर याद रख लेना, आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। चेयरमैन मुश्किल से पूछा जाता है, फिर भी आप यूंग याद करके जाना। चेयरमैन यू चेयरमैन, तुम चेयरमैन हो। ली बुंग चुल फाउंडर थे। ठीक है, चुल यानी चले गए, फाउंडर तो चले ही जाते हैं। देखो इतनी पुरानी संस्था है तो अब तक थोड़ा फाउंडर होंगे। ठीक है, ऐसे रिलेटेड याद रख के चला करो, क्योंकि बहुत सारा डाटा हमें याद करके जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने बॉलीवुड को होम टू होम फंडरेसर कंसेंट आई फॉर इंडिया को लॉन्च किया है? यानी किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने आई फॉर इंडिया को लॉन्च किया था? ट्विटर ने, यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप? मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया की बात आ गई है तो सबको जरूर पता होगा। इस क्वेश्चन को बताने के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेसबुक ने। ठीक है, जो फाउंड हुई थी 4 फरवरी 2004 को, जिसके फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। वैसे इसके 4-5 फाउंडर हैं, मिली हमें मार्क जुकरबर्ग को टिक करना होता है, ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर ना मिले तो एड्यूरी सेवरिन, एंड्रू मैककॉलम, डस्टिन मॉस्कोइस। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और भी होंगे, क्रिस हंगिस। ये वैसे इसके सारे फाउंडर की लिस्ट है, लेकिन आप मार्क जुकरबर्ग याद रख लेना, जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में है, और उसके सीईओ भी मार्क जुकरबर्ग है। पेपर में सीईओ फाउंडर पूछे, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर देंगे। भारत में INS केसरी को मिशन सागर के तहत किस देश की सहायता के लिए आवश्यक दवाइयाँ और खाद्य पदार्थों के साथ रवाना किया गया था? मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर या कोमोरो सेल्सियस गणराज्य और सभी। ठीक है, ये 3 और 2 5, यानी ये 5 राज्य में 5 देशों से बताओ कि जो INS केसरी को मिशन सागर के तहत निम्न में से किन देशों की सहायता के लिए आवश्यक दवाइयाँ और खाद्य पदार्थों के साथ रवाना किया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान किया गया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई सभी, यानी इन 5 देशों के लिए मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरस और सेल्सियस गणराज्य मिशन सागर के तहत इनको भेजा गया था। ठीक है, यहाँ पे और INS केसरी को भेजा गया था और मिशन सागर के तहत। तीनों चीज़ें याद रखनी है, किस किस देश के लिए कौन गया था, कौन सी INS गई थी यानी, और कौन से यानी मिशन के तहत, तो वो है मिशन सागर। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 26। अब ये आपके कौन से शुरू हो चुके हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किशन गंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच विवाद का मुख्य कारण है। ठीक है, ये ऐसे पूछी जाती है, और कुछ परियोजना मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और कुछ अभी भी फटाफट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, और एक बात आपको मैं बता दूं, जो किशन गंगा है इसको पाकिस्तान में नीलम के नाम से पुकारा जाता है। अब तो सारे बच्चे आंसर दे देंगे, लेकिन मैं आपको फैक्ट तो ज़रूर बताऊंगा। और जो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है, वो है झेलम, जिसका सोर्स झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है, जिसको पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। और झेलम का सोर्स यानी स्रोत है शेषनाग लेक, बेरी नाग माउंटेन, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और जो भारत की सबसे मीठे पानी की लेक है वुलर लेक, ये वहाँ से होकर गुजरती है। फाइन, ये सारी बातें आपने जो याद रख लेनी है। और जो झेलम है ये किसकी सहायक नदी है, तो वो है हिमालयन रिवर इंडस रिवर सिस्टम की, यानी इंडस रिवर की ये सहायक नदी है। इंडस सिंधु, जिसका सोर्स है नियर मानसरोवर तिब्बत में। ठीक है, और आपको पता है 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ये भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें कहा गया था कि इस इंडस, झेलम और चेनाब का पानी 80% पाकिस्तान के द्वारा यूज़ किया जाएगा और 20% भारत के द्वारा यूज़ किया गया था। और यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि कितने प्रतिशत पानी भारत के द्वारा यूज़ किया गया है यानी जाता है, वो है 20%, तो 80% पाकिस्तान के द्वारा। फाइन। और अब मुझे बताओ, किशन गंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं आपके साथ कुछ डिस्प्यूटिंग रिवर डिस्कस करूंगा। जैसे किशन गंगा तो आपको पता चल गया इंडिया और पाकिस्तान। एक है बीज एंड सतलुज। ठीक है, ये हमारे भारत की है, यानी भारत के कुछ राज्यों में से है, जिसको क्या कहते हैं SYL, यानी सतलुज यमुना लिंक। ये पंजाब हरियाणा और दिल्ली की, मेन ये पंजाब और हरियाणा की मानी जाती है। ठीक है, बीज और सतलुज आ जाए तो आप पंजाब और हरियाणा पे टिक करोगे, अगर SYL आ जाए तो आप पंजाब हरियाणा और दिल्ली। फाइन। और एक गंगा है जिसपे फरक्का डैम बना हुआ है, वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटिंग है। फाइन, ये कुछ चीज़ें डिस्प्यूटिंग है, आपने याद रख लेनी है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर भी चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूटिंग है। कुछ कुछ क्या होता है कि कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जो भारत के राज्यों के बीच में डिस्प्यूटिंग है, जैसे कावेरी, सबने सुना होगा कावेरी नदी। ठीक है, जिसका सोर्स ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटक में है, जिसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, गोदावरी और गंगा ऑफ साउथ इंडिया फॉर एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कावेरी को टिक करोगे। और ये ऐसी नदी है पेनिसुला में जो सदावाहिनी यानी जो हमेशा बहती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपने याद रख लेना है। और ये किन किन राज्यों के बीच में डिस्प्यूटिंग है, ये हो जाएगी आपके कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी के। ठीक है, इन तीनों के बीच में। फाइन। और एक पेरियार नदी है, वो केरला और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कौन से कथन सही है? 1930 के दशक की शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया। नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा परम्बल प्रत्यस्त तथा हल्का था। ये CGL का क्वेश्चन है, तो आगामी पेपर में देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने तो आप जरूर याद रख लेना। केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3, केवल 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3 सभी। आप 10 सेकंड फालतू ले लो, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो, लेकिन मुझे आंसर कोशिश करो सही दो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1, 2 तथा 3 सभी। ठीक है, अब आगामी पेपर में 1930 से बन सकता है क्वेश्चन, तो जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोना तथा चांदी तन्य नहीं होते हैं। फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य होते हैं। तांबा तथा प्लेटिनियम तन्य होते हैं। सल्फर तथा फॉस्फोरस ध्वनितक होते हैं। यानी इसमें से कोई एक ऑप्शन कथन सही है, वो सारे बच्चे मुझे बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा तथा प्लेटिनियम तन्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डैश संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। शून्यकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा या अल्पकालिक चर्चा। सर बताओ, डैश संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शून्य का, यानी 0 हार। ठीक है, और आपका होमवर्क 0 हार का समय कौन सा होता है, सारे बच्चे मुझे इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? पंचायत के बारे में तो जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार हर वीडियो में दोबारा कहता हूँ। अगर अभी भी किसी बच्चे ने पिछली मेरी सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो सारे बच्चे उसको जरूर देखना। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या कोई विकल्प सही नहीं है। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नगर पालिका परिषद। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है, यह छिद्र क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए जो गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है, वह छिद्र क्या है? क्लोरोप्लास्ट, रंध्र, क्लोरोफिल या रिक्तिका? ए और सी में से मुझे सारे बच्चे इसका आंसर फटाफट दो। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन बनता है। ये कौन सा छिद्र होता है? इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। सॉरी, ठीक है, मैं गलत बोल बैठा, ए और सी से नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंध्र। ठीक है, सॉरी गलती हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लसिका डैश से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। हम बताओ, देखो गलती इंसान से ही होती है, हम भी इंसान हैं, तो किसी ने माइंड नहीं करनी है, गलती हो गई, मुझे लगा इसमें से ही आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर
आंसर रदर है। ठीक है, गलत आंसर नहीं बताऊंगा, गलती मान ली है। मैं चाहता तो आपको आंसर बता देता, फिर आप कहते सर क्या वो है। कुछ बच्चे तो सही मान लेते जिनको आंसर नहीं पता होता, कुछ बच्चे बोलते, इसलिए मैंने को करेक्ट आंसर बताया, इसका आंसर है रदर। मैं कुछ और क्वेश्चन समझ गया था, इसलिए मैंने ए और सी में से बोला। ठीक है, इसलिए कहता हूँ माइंड जब मॉक टेस्ट करा करो ना, या कोई भी क्वेश्चन या पेपर में बैठो ना, माइंड सेट करके बैठो कि हम पेपर दे रहे हैं, कुछ और माइंड में बात नहीं चल रही थी। मेरे माइंड में कुछ और बात चल रही थी, तभी तो ये हुआ। देखो एक क्वेश्चन गलत हो सकता था ना। ठीक है, ये तो ये भी आपको समझाना होगा, तभी हुआ। चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। लसिका डैश से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है? फेफड़ों, क्षुद्रांत, अमाशय या वक्र? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और डैश। माइक्रोसॉफ्ट में कितनी प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है? दो। एक तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरे का नाम सारे बच्चे मुझे बताओ। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सेंटेंस फॉर्मेटिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग या फॉन्ट फॉर्मेटिंग? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग तो सबको पता चल गया, और दूसरी कौन सी प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। जब राज्य के आर्थिक तंत्र की उत्पादक क्षमता प्राप्त नौकरियां सृजन करने में अक्षम होती हैं तो उसे डैश कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी? ठीक है, सीजनल बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होगा सीजन के कारण जैसे किसानों में होती है। ठीक है, जैसे आपकी सीजन चल रहा है तो उस समय वो बोते हैं, उसके बाद उस चीज़ का सीजन चला जाता है तो वो कुछ नहीं बोते। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा सीजनल बेरोजगारी। ठीक है, एक होती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आपने देखा होगा कि खेतों में, मैं एग्जांपल देता हूँ, खेतों में ज़रूरत तो सिर्फ 2 बंदे की होती है, लेकिन बेरोजगारी होने के कारण वहाँ पे 4 बंदे काम करते हैं, 8-10 बंदे काम करते हैं। ठीक है, यानी बंदे तो जितने चाहिए उससे ज़्यादा काम करते हैं, उसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे जो मार्केट के कारण होती है, जैसे मार्केट में बूम चल रहा है, यानी मार्केट में अच्छी मार्केट चल रही है, यानी मार्केट में डिमांड ज़्यादा, सप्लाई, डिमांड ज़्यादा तो सप्लाई करने के लिए नौकरियां कंपनियां लेती हैं। ठीक है, जब रिसेशन आता है, मंदी आती है, तो उस समय कुछ कंपनियां लोगों को बाहर निकाल देते हैं, उसको स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, यानी बिल्कुल मंदी आ जाती है, उसके बाद रिकवरी, फिर इसकी रिकवरी होना, यानी अब दोबारा मार्केट में डिमांड ज़्यादा होनी है, पैसा आने लग रहा है, उसके बाद दोबारा बूम आता है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जो इकोनॉमिक्स से बैकग्राउंड में उनको पता होगा, जो नहीं है बस आप इतना ही याद रख लेना, ज़्यादा डीपली मत जाना, कन्फ्यूजन आ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन करता है? यात्री से आय आती है, माल यातायात से आय, जैसे आपको पता है कि रेलवे में भी अगर आपने यहाँ से कहीं भेजना तो आप रेल के थ्रू भेज सकते हैं, फुटकर विविध आय या अन्य कोच से आय। अधिकतम कमाई का योगदान कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माल यातायात से आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? RYSA, सबसे पहले तो आप याद कर लो RYSA, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लाइन वाइज पेपर पूछे जाते हैं, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं, वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे आगे हर थोड़ा थोड़ा पॉइंट हर वीडियो में डिस्कस करते रहूँगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हर चीज़ डिस्कस करने लग गया तो बच्चे भी कहेंगे सर इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, और हर एक ही वीडियो में हर चीज़ कैच नहीं कर पाओगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, मुझे भी अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक समझाने में मज़ा आता है, क्योंकि मैं भी अच्छी तरह आपको समझा पाऊँ, तभी आप उसको समझ पाओगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है, सबको पता है। ऋग्वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विख्यात संत वल्लभाचार्य निम्न में से किस शाखा से संबंधित थे? ज्ञानाचार्य, कृष्णाचार्य, प्रेमाचार्य या रामाचार्य? विख्यात संत वल्लभाचार्य निम्न में से किस शाखा से संबंधित थे? मात्र 10 सेकंड है, फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में दो। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णाचार्य। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? सबने कंसंट्रेशन बना के रखनी है। अब मैं इसके अंदर आपके साथ
ग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? पहले इसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों आपको, बुध, शुक्र, मंगल या शनि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि। ठीक है, शनि यानी सैटर्न, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। फाइन, ठीक है। सबसे पहले एक आउटर प्लैनेट, आपको पता है जो हमारे प्लैनेट हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट को जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। आउटर प्लैनेट कौन कौन से हैं? जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। ठीक है, और जो हमारे इनर प्लैनेट हैं, मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी और मंगल यानी मार्स, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों के नाम आपने याद रख लेना है। अब इसके अंदर हम शनि ग्रह के बारे में, शनि आपने सुना भी होगा, शनि ये वो नहीं है। ठीक है, अब शनि यानी सैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे पहला पॉइंट। और पहला कौन सा है? वो हो जाएगा जुपिटर, बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट वो है हमारा सैटर्न यानी शनि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी 62 नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे पृथ्वी की एक मून है ना, पृथ्वी की मून को नेचुरल सैटेलाइट माना जाता है, इसकी 62 है। ठीक है, और इसके चारों तरफ 7 रिंग है, यानी जैसे सैटर्न है तो इसके चारों तरफ माना जाता है कि 7 रिंग है, ऐसे ऐसे। ठीक है, पेपर ये बनेगा कि कितने रिंग हैं या किस ग्रह पे 7 रिंग है उसके सामने, तो वो है सैटर्न। ठीक है, और इसकी बिग सैटेलाइट कौन सी है? वो है टाइटन। ठीक है, सारी बातें आप जरूर याद रख लेना। अब सैटर्न के नेचुरल सैटेलाइट के नंबर से क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, अब जुपिटर की बात हो रही थी तो उससे मैं बता दूं, इसकी सरफेस पे कुछ रेड स्पॉट है, यानी कुछ धब्बे हैं लाल कलर के। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। और ये फास्टेस्ट रोटेशन है इसकी, यानी ये 9 घंटे 48 मिनट में यहाँ पे सुबह और रात होती है, 9 घंटे 48 मिनट में। जैसे कि हमारे यहाँ पे 24 घंटे में दिन और रात यानी सुबह और रात होती है, तो यहाँ पे 9 घंटे 48 मिनट में ही सुबह और रात होती है। यानी यहाँ पे हमारे पूरा एक दिन 24 घंटे का होता है, तो यहाँ पे पूरा दिन 9 घंटे 48 मिनट का होता है। इसकी देखो इतनी फास्टेस्ट रोटेशन है। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, अपने एक्सिस पे ही एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट तो याद रख लेना। और इसके साथ साथ आपको पता है गैलेक्सी यानी आकाश गंगा से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, गैलेक्सी क्या होता है? अ बिलियन ऑफ स्टार्स वेरी क्लोज टू वन अनदर, यानी बिलियन ऑफ स्टार को गैलेक्सी कहा जाता है। और हमारी गैलेक्सी कौन सी है? वो है मिल्की वे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, बनता है, गाय पेपर में बनेगा। और सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड यानी ऑब्जर्व डिस्कवर्ड तो नहीं, ऑब्जर्व किया गया था गैलीलियो के द्वारा। और ये किस देश के साइंटिस्ट हैं? ये है इटली के। ठीक है, और माना जाता है कि एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार हैं, तो ये पूरी यूनिवर्स में बिलियंस गैलेक्सी हैं। ठीक है, एक गैलेक्सी में बिलियन स्टार और हमारे पूरे यूनिवर्स में बिलियन गैलेक्सी, तो लगा सकते हो कितने तारे यानी स्टार्स होंगे। ठीक है, और ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, स्टार की बात है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं? जो वेरियस फॉर्मिंग शेप, कभी आप देखोगे ना कि कुछ स्टार की शेप बनी होती है, कभी चम्मच जैसी, ऐसी कुछ बिग बियर जैसी, तो उनको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन यानी तारा समूह। समूह में होते हैं तो उनको तारा समूह कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ नाम है, विरत, सप्तऋषि, उर्सा मेजर जिसको बिग बियर के नाम से जाना जाता है, ओरियन, मिग्र, ये। ठीक है, राशि वगैरह से कहा जाता है ना, तो हम तो अपनी स्टडी से लेके चलेंगे लिब्रा, तुला। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सारा कंस्टिलेशन कहा जाता है यानी तारों का समूह। फाइन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, आपका होमवर्क है, उन राज्यों के नाम आपको बताने हैं, लगा लो ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। 5, 6, 7, 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उन राज्यों का नाम, सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे कम काम, ये कम कहाँ से होकर गुजरती है, सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? बच्चों ने यहाँ देखना, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? सिखों के पहले गुरु हैं, सिखों के अंतिम यानी 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों के दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद देव जी। ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, क्वेश्चन बनता है, इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट ऑप्शन को पढ़ो, मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
1469, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फाइन। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इस सिखों के पहले गुरु हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। और अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके 40 में से कितने % सही है। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।